फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सही वोटर की पहचान करने जा रहा है, सघन जांच करने जा रहा है, तो एक दो नहीं 10-10 लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। उसमें सांसद भी हैं, 2-3 सांसद भी हैं, एनजीओ भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं। मैंने जब पहले पीआईएल फाइल किया था, वो अलग पीआईएल है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी है। इलेक्शन कमीशन को हर 5 साल पे रिवीजन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हर चुनाव के पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, जिसको आप एसआईआर कह रहे हैं। राइट। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ सिटीजन ही बन सकता है, केवल सिटीजन ही वोटर बनेगा, दूसरा कोई बनेगा नहीं। मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि जिसको आप सीमांचल कहते हैं, वहाँ की कंप्लीट डेमोग्राफी बदल चुकी है। उस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण ही है घुसपैठ। 5000 वोटर्स जो है वो फेक निकले हैं। 60 लाख का अभी तक टेंटेटिव आ चुका है कि 60 लाख अभी तक जो है वो वहाँ बिहार में रहते हैं। उसमें बहुत सारे बिहार में रहते नहीं, बहुत सारे जिंदा ही नहीं है, वो दुनिया में नहीं है। वैसे जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ एनएसए लगेगा, उनके पुलिस एनएसए लगा रहा है। बिल्कुल। घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दे, घुसपैठियों पे एनएसए लगाने की जरूरत नहीं है, उनको धक्के मार के बाहर भेजो। जो घुसपैठियों की मदद किया उस पे एनएसए लगाओ। फिर ना कोई सुप्रीम कोर्ट आएगा और फिर कोई घुसपैठियों को बसाने की और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डिफेंड करवाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतना काम कर दिया जाए 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला होने वाला है। क्या इस देश में घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन देश भर में एसआईआर करने को कह रही है। बिहार में ऑलरेडी हो चुका और सुप्रीम कोर्ट में 10-10 पॉलिटिकल पार्टीज और विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओज वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो गैर संवैधानिक है, गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट होता कौन है, ये इलेक्शन कमीशन होता कौन है कि नागरिकता साबित करे, और नागरिकता साबित करने का पूरी जिम्मेदारी वो इंडिविजुअल्स के ऊपर दे दी गई है। तो 10 बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े वकील वहां पे हैं। तो 10 पिटीशन एसआईआर के खिलाफ आया और एक एसआईआर के समर्थन में, कि जिन्होंने ये मांग की कि इन घुसपैठियों को भगाओ, ये फर्जी वोटर्स को भगाओ, ये डबल वोटर्स जो है उसको भगाओ। और ये पिटीशन करने वाले कोई और नहीं, देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी लड़ाई आप लड़ते रहते हैं। ये बताइए, ये एसआईआर में आप क्यों कोर्ट चले गए और क्या पिटीशन आपने डाला? भारत के संविधान में आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन का 2 काम है, इलेक्टोरल रोल बनाना और इलेक्शन करवाना। पहले इलेक्टोरल रोल बनेगी फिर इलेक्शन होगा, पहले इलेक्शन नहीं होगा, पहले इलेक्टोरल रोल बनेगी फिर इलेक्शन होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये फंडामेंटल राइट है लोगों का। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये हुआ कोई भी घोस्ट वोट नहीं होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं होना चाहिए, केवल भारत के नागरिक ही वोटर होने चाहिए, कोई 18 साल से कम वाला इसमें वोटर नहीं होना चाहिए, कोई जो मर गया है वो वोटर नहीं होना चाहिए। यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब। दुर्भाग्य देखिए, भारत में वोट इलेक्शन तो लगातार हो रहा है और ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। और जब इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सही वोटर की पहचान करने जा रहा है, सघन जांच करने जा रहा है, तो एक दो नहीं 10-10 लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। उसमें सांसद भी हैं, 2-3 सांसद भी हैं, एनजीओ भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं और 10 बड़े वकील, वही भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री। वैसे तो एथिकली इन लोगों को कोर्ट में काला कोट नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो सुनिश्चित करे कि कोई भी सांसद और विधायक, जब तक वो सांसद विधायक है, जब तक वो सांसद और विधायक के नाते वेतन भत्ता ले रहा है, गाड़ी बंगला ले रहा है, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के गेट से इंटर न कर, क्योंकि आप वहां पार्लियामेंट के अंदर भी उस प्रोसीडिंग में शामिल होते हो और वहां उसके बाद बाहर आकर के उसी संसद के फैसले को आप चैलेंज करते हो। फिर सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर जुडिशरी कहाँ रहा? वो तो मिक्स हो गया ना। ये मिक्सिंग खत्म होनी चाहिए। उस पे हमने अलग पीआईएल फाइल किया हुआ था। अब आते हैं इसके ऊपर। राइट। मैंने जब पहले पीआईएल फाइल किया था, वो अलग पीआईएल है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी है।
घुसपैठियों का जो कंसंट्रेशन है वो असम और बंगाल के बाद जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो झारखंड और बिहार में है, बड़ी मात्रा में है। वो आराम से उधर शिफ्ट होकर वो भी बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाके में सटा सबसे हुआ ज्यादा है, जिसको सीमांचल कहते हैं। सीमांचल कहते हैं। सीमांचल की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। सीमांचल पे जितने लोग हैं उससे ज्यादा आधार बन चुका है। इसलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया कि इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो ये 23 साल के बाद स्पेशल रिवीजन क्यों करने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को हर 5 साल पे रिवीजन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हर चुनाव के पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, जिसको आप एसआईआर कह रहे हैं। राइट। हिंदी में कहेंगे सघन जांच, डोर टू डोर जाके पता करना, अड़ोसियों पड़ोसियों से पता करना, उससे खुद बात करके पता करना कि वो कितने दिन से यहाँ रह रहा है, और बाकायदा उसकी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ करने के बाद ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ऑन द स्पॉट होना चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजिकल इतना ये हो गया है कि आप जो है आप फोटो खींचिए, उसका जीपीएस वीपीएस सब लोकेशन में सब कुछ आ जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। और मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गया क्योंकि 10 लोग वहां पहुंच गए थे। अगर ये 10 नहीं पहुंचे होते, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता, तब भी मैं पीआईएल फाइल करता। इसलिए मैं पीआईएल फाइल करता कि ये एसआईआर, ये जो 23 साल के बाद हो रहा है बिहार में, ये हर 5 साल पे होना चाहिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले होना चाहिए, हर विधानसभा चुनाव के पहले होना चाहिए, प्रधान का चुनाव हो फिर भी एसआईआर होना चाहिए, पार्षद का चुनाव हो फिर भी एसआईआर होना चाहिए। मैं जाता, लेकिन थोड़ा मैं बाद में जाता, क्योंकि लोग 10 लोग पहले पहुंच गए, 10 लोग जल्दी में पहुंच गए, तो इसलिए मैं भी तुरंत अब इन लोगों का आर्गुमेंट क्या है? अरे मतलब गजब का आर्ग्यूमेंट है भाई। इनका ये कहना है कि सिटीजनशिप चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ सिटीजन ही बन सकता है, केवल सिटीजन ही वोटर बनेगा, दूसरा कोई बनेगा नहीं। एक और आर्गुमेंट है कि वो तो जो जिसने पिछली बार वोट दे लिया उसको आप कैसे काट सकते हो? अरे भैया, कितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे वकील बन जाते हैं, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, 10 साल के बाद पता चलता है तो फर्जी वकील है, उसका नाम कटता है। वो केजरीवाल का लॉ मिनिस्टर था ना, फर्जी वकील। कितने लोग फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बनवा के टीचर बन जाते हैं, क्लर्क बन जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं, ऐसे सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, प्राइवेट नौकरी पा लेते हैं। जब भी खबर लगती है नहीं ये गड़बड़ है तो उनको निकाला जाता है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि नहीं इन्होंने लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था, 2024 में वोट दे लिया तो 2025 में इनको दोबारा क्यों चेक करोगे? मतलब कहते नहीं, चोर के दाढ़ी में तिनका, कुल मिला के चोर के दाढ़ी में तिनका। एक नया आर्ग्यूमेंट क्या है, अरे 2003 में हो चुका है तो दोबारा एसआईआर करने की जरूरत क्या है? मतलब ये भी अजीब बात है, 2003 में हो गया तो 23 साल के बाद दोबारा। वो 2003 के एसआईआर के बाद फिर उसके बाद ये जो आरजेडी है और कांग्रेस पार्टी फिर कभी चुनाव नहीं जीत सकी, इसलिए उसका खतरा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये एसआईआर नहीं सफलतापूर्वक होता और नहीं हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों में आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड दे के रखेगा, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। राइट। जैसे सुप्रीम कोर्ट मास्टर ऑफ जस्टिस कह लीजिए, वैसे इलेक्शन कमीशन मास्टर ऑफ इलेक्शन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के काम में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं कर सकता, वैसे इलेक्शन कमीशन और के काम में ये बकायदा बेंच की तरफ से कहा भी गया, बिल्कुल इसमें कोई डाउट भी नहीं। और बहुत उन्होंने मांग भी किया कि नहीं इस पे स्टे कर दो, कोई उन्होंने स्टे करने से भी मना कर दिया, और इलेक्शन कमीशन को जो अपना फ्री हैंड दे के रखा। ये एडीआर किस तरह का जंतु है जो इसमें आया है? एडीआर एक एनजीओ है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, जैसे जमीयत उलमा हिंद एक अपना एनजीओ बना रखा है। ऐसे भारत में तो 20 लाख से ज्यादा एनजीओ है, उसमें एडीआर भी एक एनजीओ है। कौन फंडिंग करता है इनको? कौन फंडिंग करता है आप हम ज्यादा हमसे जानते हो, हमारे मुंह से आप क्यों कहलवाना चाहते हो? कुल मिला के वो फंडिंग कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, फंडिंग आ रही है, एनजीओ को फंडिंग आती है, कुछ को भारत के अंदर से आती है, कुछ को विदेशी फंडिंग आती है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस पर बात कह रहा हूँ जो मैंने अपनी याचिका में लिखा है। मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि जिसको आप सीमांचल कहते हैं, वहाँ की तो कंप्लीट डेमोग्राफी बदल चुकी है, और उस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण ही है घुसपैठ। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में 243 विधानसभा है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने बड़े चालाकी से अपना वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़वा लिया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा लिया। 8 से 10 हजार। विधानसभा चुनाव का परिणाम कैसे आता है? 2000 वोट से, 3000 वोट से, 4000 वोट से। लगभग 1/3 विधानसभा चुनाव में जो हार जीत होती है वो 4-5 हजार वोट से होती है, बहुत इससे ज्यादा नहीं होती है, कोई लाखों वाली कमी। और अभी तो जो एसआईआर हो रहा है उसके मुताबिक तो हर कंस्टिट्यूंसी में मोर देन 25,000 वोटर्स जो है वो फेक निकले हैं।
60 लाख का अभी तक टेंटेटिव आ चुका है कि 60 लाख अभी तक जो है वो न वहां बिहार में रहते हैं, उसमें बहुत सारे बिहार में रहते नहीं, बहुत सारे जिंदा ही नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, ऐसे भी उनका नाम चल रहा है। मृत्यु लोक से आएंगे वो अवतरित होकर के वोट करने आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी सोचिए 243 विधानसभा में, हर विधानसभा में 8 से 10 हजार वोट है। इसका मतलब अगर ये SIR नहीं होता तो जो चुनाव परिणाम आता उसमें भारत के लोग डिसाइड नहीं करते कि कौन विधायक बनेगा, वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी डिसाइड करते कि कौन विधायक बनेगा। अल्टीमेटली जो सरकार बनती है, जो कुल मिला के बनता, वो किसके लिए काम करता। मुझे ये बात माने शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के आर्गुमेंट्स को और इस तरह की चीजों को लेकर के उसमें वजूद डालना। देखिए कहते नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आ रहा है घुसपैठियों को लीगलाइज करने के लिए तो PIL कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो घुसपैठियों के समर्थन में दलीलें दी जा रही हैं। अल्टीमेटली कहते नहीं भारत बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पैसा चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है, मतलब अरबपति हैं, खरबपति हैं। वैसे भी कई सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि वो साल में 20-30 करोड़ रुपए तो टैक्स देते हैं, इसके बावजूद घुसपैठियों का केस लेते हैं। आपने अपने पिटीशन में एक और डिमांड किया कि पूरे देश भर में होना चाहिए। मैंने डिमांड किया है कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। तो बंगाल में कैसे होगा? बंगाल में भी, इसीलिए हमने बंगाल को भी पार्टी बनाया। तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। देखिए अब वो ममता बनर्जी बाहर चाहे जो बोले, सुप्रीम कोर्ट में आके क्या बोलेंगे उसको हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। हमने इसीलिए केवल इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया। मुझे पता था कि कुछ राज्य सरकारें इस SIR में रोड़ा डाल सकती हैं, तो बाद में वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट आए, उससे अच्छा कि पहले। और मैं अभी ऑफिस रिपोर्ट देख रहा था, मेरी PIL की कॉपी देश के सभी राज्य सरकारों को मिल चुकी है। केरल की सरकार को भी मिल गई है, बंगाल की सरकार को भी मिल गई है, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, सभी राज्य सरकारों को पहुंच चुकी है। तो अब देखना ये है, और उनके वकीलों ने बाकायदा वकालतनामा भी फाइल कर दिया है, ये भी प्रूफ करता है कि हाँ उन्होंने पिटीशन भी पढ़ लिया होगा और उसका जवाब जो है जवाब क्या देना है। एक बात बताइए, ये जो बार बार ADR की तरफ से या जितने पिटिशनर हैं वो बता रहे हैं जो मेन आर्गुमेंट, हालांकि पहला मेन आर्गुमेंट था कि इतना कम समय में कैसे होगा, वो तो कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब दूसरा आर्गुमेंट ये बता रहे हैं कि ये नागरिकता तय नहीं कर सकते। तो क्या नागरिकता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कह दी, एक कमेंट भी किया, और ये लोग भी कह रहे हैं कि ये काम गृह मंत्रालय का है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई NRC जो है वो लागू कर देना चाहिए, उसी से तो तय होगा। इसमें 2-3 काम करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्टीमेटली घुसपैठिए बंगाल में आ रहे हैं या असम में आ रहे हैं या बिहार, झारखंड पहुंच रहे हैं, और इनफैक्ट UP, अपना हरियाणा, राजस्थान, हर जगह पहुंच रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे पास घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। तो जरूरत यह है कि जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे, वैसे जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ NSA लगेगा, उनके पुलिस NSA लगाना शुरू कर। बिल्कुल, घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दे, तो जैसे ही घुसपैठियों पे NSA लगाने की जरूरत नहीं है, उनको तो धक्के मार के बाहर भेजो। जो घुसपैठियों की मदद किया उस पे NSA लगाओ, जो घुसपैठियों की मदद किया उस पे UAPA लगाओ। घुसपैठियों को यहाँ अगर रोक लेंगे, जेल में रखेंगे और फिर तारीख पे तारीख वो तो खाएंगे, वो यही खाएंगे, खाते रहेंगे। उनको तो जैसे असम में लाठी मार मार के भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, सीधे उनको नदी में कूदा रहे हैं, वही करना चाहिए, उनका तो वही तरीका है। लेकिन जिसने मदद किया, जिसने घुसपैठियों का आधार बनाया, जिसने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, जिसने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, जिसने घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, जिसने घुसपैठियों का वोटर ID में नाम जुड़वाया, ऐसे गद्दारों को, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ NSA और UAPA लगाओ, UAPA लगाओ। लेकिन वो तभी हो सकता है, पूरे देश की पुलिस तभी लगा पाएगी जब हमारे पास इसमें BNS में एक चैप्टर होगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2000 में आधार बना के दे रहे हैं, ये मैंने अपनी पिटीशन में लिखा भी है और ये फैक्ट भी है। आप चले जाओ कॉमन सर्विस सेंटर पे, आपको कोई आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, 2000 रुपए उसको पकड़ाओ, वो आधार बना के देगा। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वैसे ही तहसील का दलाल 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा के दे देता है। जैसे 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है। जैसे 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, RTO ऑफिस का दलाल 3 से 4000 रुपए। मुझे तो कोई बता रहा था कि 14,000 रुपए में आपको सारा काम हो जाता है।
14,000 रुपए में, 12 से 15,000 रुपए में 4 से 5 डॉक्यूमेंट घुसपैठियों का बन जाता है, जिससे आप पूरी तरह से भारत के नागरिक बन जाए। भारत के नागरिक। और यहां आ गए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुफ्त का मकान 3 लाख रुपए का हो गया, हर महीने 5-5 किलो का राशन, घुसपैठियों का परिवार भी 15 से 20 होता है, पता चला 1 कुंटल गेहूं हर महीने लेके जा रहे हैं। भाई उनके परिवार में 15 से 20 लोग होते हैं, तो जितने लोग हैं 5 किलो पर पर्सन मिलता है, पता चला 1 कुंटल लेके 2-2 बोरी भर भर के गेहूं हर महीने उनके जा रहा है। तो 15,000 रुपए लगाओ, साल में 5 लाख रुपए का सरकारी अनुदान ले लो, इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है। तो ये जब खौफ तब पैदा होगा जब जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, ये जो ओट जीवी नोट जीवी बैठे हैं, इनके खिलाफ एनएसए लगेगा, इनके खिलाफ ये लगेगा, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगेगी, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज। अब देखिए मैं आपको बात कर रहा था, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 111 जो बीएनएस में है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें लिखा हुआ क्या है, चोरी है, डकैती है, किडनैपिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये सब लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन इसमें घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कहीं लिखा नहीं है, जबकि घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। बिल्कुल है। तो इसलिए इस सेक्शन 111 को बदलना पड़ेगा, बस एक चेंज करके एक शब्द तो डालना है, एक शब्द इसमें ऐड करना है, बस। अब बाकी सब कुछ अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे वेजिंग वॉर के लिए प्रावधान है, लेकिन घुसपैठ वेजिंग वॉर है कहीं लिखा नहीं है। तो आपको ये वेजिंग वॉर का जो सेक्शन 147 है बीएनएस का, इसमें आपको वेजिंग वॉर जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो सेक्शन 152 है, जो कहता है कि जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए 152 लगेगा। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि घुसपैठ हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए बिल्कुल खतरा है। इसलिए पुलिस ये लगा नहीं रही है। तो मैं इसलिए केंद्र सरकार से आगे निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दें, और साथ ही साथ घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दे इसको। तब क्या होगा कि पुलिस एनएसए भी लगाएगी, यूएपीए भी लगाएगी, देशद्रोह भी लगाएगी, गैंगस्टर एक्ट भी लगाएगी। और जब ये लगना शुरू हो जाएगा, ये जो चुन्नू मुन्नू करके खरते, फिर ना कोई सुप्रीम कोर्ट आएगा और फिर कोई घुसपैठियों को बसाने की हिम्मत और ना नहीं कोई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डिफेंड करवाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतना काम कर दिया जाए, 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप भगदड़ मच जाएगी। भेड़ नहीं भागती सारे के, भाग चलो। यहाँ के जो गद्दार हैं, ये खुद ही ढूंढ के इनको भगाएंगे। भैया तू भाग जा, तेरे चक्कर में पकड़ा जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आ रहा है या इलेक्शन कमीशन, और आपकी बातों से तो बिल्कुल साफ है कि एसआईआर जो बिहार में शुरू हुआ, ये पूरे देश में भी जो है लागू होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।